ये नमस्कार। नमस्कार। नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शायद आप लोग जानते हो, नटरंग प्रतिष्ठान एक थिएटर आर्काइव्स है जहाँ पे रंगमंच, नाटक संबंधी अलग अलग तरह के दस्तावेज रहते हैं। इसकी ये शुरुआत हुई थी नेमीचंद जैन जी के पर्सनल कलेक्शन से, जो उन्होंने उसको फिर इंस्टीट्यूशनलाइज किया और ये नटरंग प्रतिष्ठान 1989 में बना। और तब से फिर अब सब वहीं पे उसको एक खास ढंग से ऑर्गेनाइज करके हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। करीब 2.5 लाख न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, 8,000 के करीब ब्रोशर्स हैं, ऐसे ही कई हजार फोटोग्राफ्स हैं, जर्नल्स हैं, किताबें हैं, पोस्टर्स हैं, वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है रंगकर्मियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए, जनता के लिए जिसको रंगमंच में दिलचस्पी है। हमारा काम क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं इकट्ठा करते, पर समय समय पर अलग अलग तरह के कलाकारों के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, जिससे कि नई तरह का डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट हो। उसी के तहत एक ये रंग स्मरण हमने सीरीज शुरू की थी, जिसमें आइडिया यही था कि शुरुआती दिनों में जो रंग दल बने, रंग संस्थाएं बनी, उन्होंने जो इतना इम्पोर्टेंट योगदान दिया है रंगमंच के आज जैसा है वो पाने में, उसका कहीं दस्तावेजीकरण हो जाए, चाहे वो मौखिक मतलब बातचीत के जरिए ही हो। और इस बातचीत के जरिए जो होता है उसका एक अपना मजा है। किताब में लिखा गया, आर्टिकल में लिखा गया में एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है, पर आप सब लोग जब ग्रुप के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी यादें साझा करते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजों के जरिए उस ग्रुप की हिस्ट्री पता चलती है कि चाय के कप पर क्या बात हुई, या चाय लाने के लिए पैसे किसने दिए, या कि कहाँ पे रिहर्सल हुई, शायद किसी के घर के कमरे में हुई। तो उस रंगमंच की हालत की, रंगमंच में क्या सुविधाएं हैं या नहीं है उसकी, और उससे जुड़ाव की एक अलग कहानी हमको मिलती है। तो हमको लगा ये एक अलग तरह का दस्तावेजीकरण है जो हमें करना चाहिए, जिसके तहत ये किया। इस दौरान हम लोगों ने करीब 15-16 नाट्य दलों पे किया है। शुरुआती दौर में सिर्फ दिल्ली के नाट्य दल थे, पर वो कोविड के बाद क्योंकि जूम पर करने की भी सुविधा थी, तो दिल्ली से बाहर के भी कर पाए, और इसीलिए ये संभव हुआ कि हम कलकत्ते के ग्रुप को इंक्लूड कर पा रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज पदातिक के कुछ पुराने कुछ नए सदस्य जुड़े हैं। शायद वो भी आपस में बहुत साल बाद जुड़े होंगे, पर हम लोगों को इस वक्त में आप लोगों के जरिए पदातिक का इतिहास पता चलेगा, पदातिक की कहानियां पता चलेंगी, पदातिक की गॉसिप पता चलेगी, क्या चॉइसेस की, कैसे नाटक चुने गए, क्या झगड़े हुए, इन सब के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। थोड़ा सा पदातिक के बारे में जो हमारे और लोग जुड़ेंगे फेसबुक इत्यादि पे, उनके लिए पदातिक कोलकाता का महत्वपूर्ण नाट्य दल है जो हिंदी में रंग कर्म करता है। और ये आप सोच सकते हैं कि बंगाल में रह के हिंदी में रंग कर्म करना एक अच्छा खासा चैलेंज है, चुनौती है। इसका गठन 1972 में प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता श्यामानंद जालान जी ने अपनी पत्नी चेतना जालान और कुलभूषण खरबंदा जी के साथ मिलकर किया। फिर इस दौरान बहुत से अलग अलग तरह के नाटकों का मंचन किया, बहुत से विवादास्पद नाटक करने का भी मौका मिला, बंगाली नाटक हिंदी में भी करने का मौका मिला। और साथ में मेरे ख्याल से कलकत्ते में ये पहल रही होगी, खासतौर से हिंदी के क्षेत्र में, कि देश के अलग अलग भाग से बल्कि विदेश से भी रंग निर्देशकों को बुला के पदातिक के संग नाटक किए गए, जिससे कि एक तरह का कलकत्ते के ऑडियंस को भी नई तरह के नाटक, नई तरह का मंचन की प्रोसेसेस को देखने का मौका मिला। और मुझे ये भी याद है, एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि बहुत से युवा लोगों को पदातिक ने मौका दिया रंग निर्देशन का। उनका एक और भी पहल थी कि स्कूलों में जाके रंगमंच करना, तो एजुकेशन से जुड़ने की
कोशिश, उसके ज़रिए भी बहुत से यंग लोगों को मौका मिला। और फिर बाद में चेतना जी के साथ पदातिक डांस स्कूल भी बना। एक और चीज़ जिसके लिए पदातिक को बहुत याद किया जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें पीटर ब्रूक, रिचर्ड शेखनर, यूजिनो बारबा जैसे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ के लोगों को उनके संग बातचीत और उनकी रंग प्रक्रिया के बारे में पता चला। अब मैं इसके बारे में और बहुत नहीं बताऊंगी, और आप लोगों से बातचीत के पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा कुछ फोटोग्राफ्स के संग मोन्टाज जैसा तैयार किया है, वो देखें, फिर उसके बाद आप लोगों से बातचीत शुरू करेंगे। तो हिमांशु, अगर वो दिखा सकें वीडियो। थैंक यू। अब मैं इसके साथ चेतना जी को हैंड ओवर करती हूँ, वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराएं और कार्यक्रम को आगे। चेतना। तो कुलभूषण जो जिसकी आपने फोटोग्राफ देखी राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, आज वो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, और इसके बाद एक एक करके दिनेश जो हमारे माने अमूर्त बहुत ही तकनीकी बोलिए, एक्टिंग में बोलिए, दिनेश पोद्दार वो थे। विनय, आप कहाँ हैं? विनय शर्मा जो आज सारा कर्णधार संभाले, और हमें लगता है कि शमनन के जैसे दिनेश तकनीकी बातों पे, उनके स्पेस के बारे में बात कर सकता है। विनय उनके उतने ही डायरेक्टोरियल, उनके सोच को
जो आर्टिस्टिक सोच थी, बहुत समय वो असिस्टेंट भी रहा है और श्यामानंद उस पर काफी रिलाई करने लगे थे। तो ये विनय शर्मा जी है। और शकील हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिनेता रहे हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे प्लेस में उन्होंने काम किया है। जागृति, जो हमारी मूल जागृति और दीप्ति भट्ट, ये दो हमारे मूल स्तंभ थे पदातिक को, जैसे उसकी नींव उसकी छत वही थे। हम तो यही मानते हैं कि हमारे पदातिक को इन दोनों ने संभाला, कार्यकर्ता रूप में भी और इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोग्राम्स श्यामानंद डिसाइड करते थे उनको वो किया। मामलू हमारी मधुपर्णा हमारी एक्ट्रेस रही है। और देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या था। सब के सब पदातिक, माने कि श्यामानंद कहा करते थे कि फुट सोल्जर्स हो। तुमको झाड़ू पोछा से लेके तुमको कोई भी काम ना बड़ा है ना छोटा है। और तो हम लोग उसी प्रिंसिपल में जिए। अनुभा, तो आज इतनी इम्पोर्टेंट हमारी स्तंभ है, अनुभव फतेहपुरिया, और जिसने नाज होता है कि इतना नाम कमाया विनय शर्मा अनुभा ने। तो अच्छा लगता है ये सब देख के। आई होप कि आई हैव कवर्ड एवरीबॉडी, कि किसी को छोड़ दिया। No, I think you did well, Chetna. और सबको ही अपने आप भी, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, ओपन फोरम की तरह कर रहे हैं। Whoever wants to say whatever, 50 साल हो गए पदातिक को, तो Vinay will take over where he Yeah. say what decade, what happened. I can't imagine. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि we all joined when we were in our 20s. We are all in our 60s today. But the family bonding and the family warmth जो theater देती है, वो और कहीं नहीं मिलता है. So I'll let Vinay take over from here. I just request Chetna ji and Jagriti and Mamlu, Avijit to start off with the early years, because I think those are years which हम उसके बारे में जरा कम जानते हैं. I think someone will have to put to mute the. There's a lot of leakage happening. Anyway, so I think अगर ये 3-4 जन जो तब 72 से 73 से या उसके बाद से ज्वाइन किए, अगर तब की बात पहले करें, अगर शुरुआत से ही हो तो अच्छा रहता. So please, Avijit, would you like to begin? एक बात बोल दे, सॉरी अभिजीत, ये सब में हम वो है, बट अभिजीत इसके साथ कैसे बताएं हम लोग का, जैसे कहते हैं ना कॉलेज डेज वाली बात है। श्यामानंद की कॉलेज डेज की नहीं थी, लेकिन हम सबों की थी, isn't it? Abhijit, Yep. now you take over. Absolutely. Mani, we were like college friends. We never took work so seriously as we see right now. उस समय खेल खेल में करते थे, isn't it? ये बात. So I actually will start off with Shyamanand and the plays and the playwrights. It is amazing that whether it's Badal Sarkar's Evam Indrajit or Girish's Tughlaq or Mr. Tendulkar's plays, Shyam has always handled their path-breaking plays. Badalda used to say, Shyamananda jodi na korto, it would have been difficult for Evam Indrajit to be understood by the rest of the world. True. Although he turned his back to that play, but this one production he respected immensely. So when I began my relationship with him, it was, he said, look, let's do In Search of this playwright. Let's find a story that we can dramatize. This is something I've never done before. So I said, marvelous, but what would you like to do? But it could only be Shyamanand who would dare to take on that Chilasi ki maa. Mahashala Devi had just got the huge award and she was respected widely. So when we went and asked her for the permission, she said it's impossible to convert this to theatre. There is so much happening in her mind, the mother's mind.
So we said, let us try it. And then Shomik did the convincing. And we did it. The Magsaysay Award winner came and saw the production. And she never said a word. She never came backstage. So we went out and sat by her without saying a word. Tapas da, Mr. Tapas Sen, the lighting director, Shyamanand, and I was also there. And we sat by her in silence. After about 5 minutes of silence, she said, "Bishesh hote pari na." I can't believe it, that you could convert this into a theater. And it's done very, very well. Thank you very much. So this, I think, was the Shyamanand, which is remarkable, that he could take something as far out as Azad Chirasi Ki Maa talking about the Naxalite troubles. And then with that play with 23 people, how we traveled to Delhi, to Bhopal, without tickets often, just getting on with a lot of properties, was remarkable. What an experience that was, something that we can never forget. So Avijit, this just to locate it in time, you're talking about 1976, I think, around that time. Correct. And Hazar Chaurasi was written in 1974. 78. That's right. No, 78, Vinay. No, it was written in 74. It was published in 74. You're right. Yeah. So and she got her award after that. Right. So I just wanted to make a small point ये सबके लिए कि ये किसी कहानी शॉर्ट स्टोरी को या किसी नॉवल को ड्रामेटाइज करने पर पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा हुई है, बट आई डोंट नो अगर ये थिएटर इतिहास हमारे देश का ये नोट करता है कि नहीं, कि शायद 1976 के आसपास कलकत्ता में श्यामानंद जी ने शायद आर्ग्यूबली ये पहली दफा किसी नॉवल को ड्रामेटाइज करके उसे करने का ये एक कदम उठाया, जो I haven't heard of anyone doing it at that time, but I think this is one part of theater history in our country which we should look into, because we only hear of it in the 1990s, I think, with Devendra Raj, Ankur. Correct. Or two after that, but I'm not sure उसके पहले एक कोई connection नहीं है हजार चौरासी की बात और 1990s की बात के बीच. That I think it did start earlier, around 72, 73. The stories were definitely being dramatized. Okay. 3 stories of Nirmal Verma, Teen Ekant, again Ankur had done. Okay. So it was around that time, between 72 and 76. तो मतलब चलन तब हो रही थी. शुरू तो हो गया था. ओके. फिर बहुत जल्दी ही इस पर काम और जगह भी शुरू हुआ, पर उन दिनों इतना लेन देन नहीं था, पता कहाँ चलता था कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है. Sorry. Right. But then to do it around a Naxalite issue, this was first time it was being discussed in theater. Matlab, it was just fresh in our memories. The blood had still not dried. Right. So can we rewind a bit? Sorry, because ये हम 76 पे पहुंच गए, पर शुरुआत 72 में अगर हुई, 72-73 के आसपास, तो वहां की बात कुलभूषण जी तो आज नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन उनसे जो भी बातें हमने सुनी है, 1, 2, 3 चीजें, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक अगर चेतना जी भी कुछ कह सकें. अनुभा, आई थिंक यू हैव हैड सम कन्वर्सेशंस विद केके, दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उनको बुलाया गया शायद क्या 69 या 70 में कि दिल्ली से नौकरी छोड़ के आ जाओ, इस तरह की कोई बात नहीं. वो अब्रॉड से लौटे थे. अच्छा. और यात्रिक में तो उसके पहले थे, लेकिन फिर बाहर रहे. और वहाँ श्यामानंद एवं इंद्रजीत करने गए थे दिल्ली. जरूर संगीत नाटक अकेडमी का था. उसमें हमें अभी भी याद है कि गेस्ट हाउस में उन्होंने कुलभूषण को बुलाया और कहा, यार तुम यहाँ क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हो,
तुम चलो मेरे साथ। आई डोंट नो हाउ ही कन्विंस, ये मुश्किल। लेकिन फिर देखा कि कुलभूषण कलकत्ते आ गए हैं और श्यामानंद अनामिका छोड़ चुके थे और खोज में थे कि क्या करना है। तो उन्होंने हम तीनों को लेकर के एक पदातिक फॉर्म किया। उनके दिल में तो था ही, रिबेल तो एक समाज से था, है ना। और उसमें उन्होंने सबसे पहले गिधाड़े किया। आई थिंक डेट आप बता सकते हो? 1972 नोट किया हुआ है हमने। 1972। तो सोचो तब गिधाड़े जब किया तो वो अपने आप में इतना माने स्केथिंग था, जो बाद की श्यामानंद की टेक्निक में नहीं है। लेकिन ये इसमें मतलब एक एनिमलिस्टिक अटैक जैसे कहते हैं ना, वो था और बेधड़क था, बेधड़क। तो लोग माने हम खाली एक छोटी बात बताते हैं कि श्यामानंद के कई ऑडियंस ने कहा कि यार तुमने ऐसा प्ले किया है कि जी घबराता है, माने वी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। तो श्यामानंद ने कहा कि तो आप क्या सेकंड हाफ छोड़ के चले गए या बीच से उठ के गए? बोले नाटक तो पूरा देखा। बस श्यामानंद ने कहा मेरा मकसद बन गया, मैं यही चाहता हूँ। तो हम लोग के इतना बोलने पर भी वो तो अड़े रहे और इसी में उन्होंने सखाराम बाइंडर फर्स्ट वर्जन किया। उसमें भी कुलभूषण, मेरी तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुलभूषण कहता रहा कि श्यामानंद वी आर नॉट एनिमल्स। तो हम वो यही कहते थे कि देखो मैं एक्टर्स को शेर की तरह मानता हूँ, उनको बस सुंघाने भर की खून दे रहे हैं और वो मेरा काम है। और उसके बाद ये तो ऐसे ही होगा। बहुत से डिस्कशन हुए उसमें, he was very forceful that हम इसी तरह चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ सखाराम और हमारा चंपा के बीच में एकदम एनिमल वाली बात थी, जो गिधाड़े में भी थी। अब उसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो मतलब कहीं अंदर का रोष समाज के प्रति बहुत झलक रहा था। इसके बाद जरा नरम पड़े, सेकंड प्रोडक्शन जब हुआ तब तक तो उसका बहुत ही दूसरा वर्जन हुआ। हाँ, मुझे सिर्फ अच्छा छोटी सी बात खाली बस लास्ट, उसकी वजह से, उनके इस रिबेल की वजह से पहली बार कलकत्ते के सारे ऑडिटोरियम हम लोग उस सब में बैन हो गए बुरी तरह से। जबकि टिकटें पहली बार 50 रुपए की हाउसफुल हो रही थी, लेकिन हमें कोई ऑडियंस माने कोई ऑडिटोरियम हमें घुसने नहीं दिया। इतना उसका इम्प्लीकेशन था कि जब सखाराम एकेडमी में सेकंड वर्जन में हो रहा था, उस समय भी लेडी रानू मुखर्जी ने कहा कि भाई इसके बारे में बहुत हमने सुना है एंड आई विल नॉट अलाउ दिस प्ले टू हैपन इन एकेडमी। उसके बाद कुलभूषण भेजे गए, तब तक वो जाने माने अभिनेता हो गए थे। वो भेजे गए रानू मुखर्जी के पास और उनको कन्विंस किया कि आप स्वयं आके देखिए, एक एकेडमी अवार्ड विनर विजय तेंदुलकर जी की रचना है, ये कैसे भला विभत्स हो सकती है। तो वो फिर ये स्टोरी है। हम लोग Anubha, you wanted to say something? No, I just wanted to add to that only what CJ was saying कि मुझे लगता है कि 72 के समय में इन तरह के नाटकों से एक संस्था की शुरुआत करना, गिधाड़े और सखाराम, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि इस बात की परवाह न करते हुए कि ऑडियंस आएगी नहीं आएगी, इस तरह के नाटक को देखने उस समय में उस समाज के लिए। और मजे की बात ये है कि जो कुलभूषण जी ने हमेशा मैंने शेयर करते हैं, वो बड़े मजे के साथ शेयर करते हैं कि ये वही समाज जो इसे कहता था कि ये देखा नहीं जा रहा है, ये किस प्रकार का नाटक है, ये कैसा विभत्स नाटक है, नाटकें हैं, और वही समाज सीटें भी चुनता था उस नाटक को देखने के लिए कि मुझे इस तरफ की ही सीट चाहिए और मुझे उस तरफ की ही सीट चाहिए। तो सीन्स के हिसाब से समाज सीट खरीदता था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। एक ऐड और कर दे, इसी में कुलभूषण के दिन की कमाई के लिए उसको एक कंपनी में श्यामानंद ने रखा था, फैक्ट्री में। तो वो उन्होंने जब गिधाड़े देखा
तब तक ठीक सखाराम के बाद तो उसको रिजाइन बोले, तुम्हारा ऐसे आदमी को हम अपने संस्था में नहीं रख सकते, ये हाल थे। तो क्योंकि ये दिस इवनिंग ये मौखिक इतिहास के बारे में है, और इतिहास के बारे में जब बात हो रही होती है तो आगे जाने का मन कम करता है, पीछे जाने का मन ज्यादा करता है। तो जरा और रिवाइंड करें, अनामिका से पदातिक जो ये ट्रांजिशन की बात जब हुई और वो जो इन बिटवीन समय था, तो सीजे उसके बारे में कोई भी एनेक्डोट या कोई भी यादें, क्योंकि कठिनाई तो हुई होगी जरूर, और हमें तो पता नहीं, अभी हम इतनी आराम से पदातिक में काम करते हैं, कि तब वो जगह क्या थी, किस तरह की जगह थी, शुरुआत कहाँ हुई, और कौन एक्टर्स, किस तरह के लोग, कौन कौन तब मतलब कुलभूषण जी और श्यामानंद जी और आपको तो सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन थे, कलकत्ता रंगमंच के और कौन एक्टर्स थे, और कहाँ रिहर्सल होती थी, कब रिहर्सल होती थी, और हाउ डिड श्यामानंद जी मैनेज दिस एंटायर थिंग, एंड वो ट्रांजिशन की जो स्थिति थी वो उस पीरियड में क्या हुआ, इसके बारे में अगर कुछ भी कह सके। श्यामानंद तो प्रॉपर्टी लॉयर थे, तो जिस क्लाइंट की मकान टूटने वाला होता था उसने खरीद लिया होती थी वो जगह, वहीं पे हम लोग रिहर्सल करते थे, जिस जिस जगह पे, अलग अलग जगहों पे। और कुछ अनामिका के एक्टर्स, नागर जी हमको याद है, और भी है, तो और तोता बोला में एक ने किया था ना, वो भी आए, उन्होंने ज्वाइन किया। और श्यामानंद पटाने लगे थे जूनी बोस को, मीरा सोमदत्त को बड़ा पटाया उन्होंने। हमसे कहा कि हमको पटाना है इनको, नहीं तो हमारे पास तो तुमको छोड़ के कोई एक्ट्रेस ही नहीं हमारे पास। अब जो हमारी मतलब है रेपुटेशन समाज में, उसमें तो कोई भी अपना लड़की को आने नहीं देगा। तो उस तरह से ये लोग आए, जूनी आई, मीरा आई, दिस आई नो वेरी वेल। और फिर उन्होंने उनको लेकर के गिधाड़े और सखाराम किया। वो लोग सब दोनों इंग्लिश थिएटर थे। एमेटर वाज अ वेरी वेल नोन, और इंग्लिश की यहाँ ग्रुप था, उसी में मिले और उनको बांधा उन्होंने कि भाई तुम हमारी तरफ भी आ जाओ। और कुछ एक्टर्स तो मैंने जैसे कहा कि अनामिका के ही थे, उनको भी उन्होंने तोड़ने के बाद में उनको कहा। इसकी पहली शुरुआत हम संगीत नाटक एकेडमी के बागीचे में हुई थी, जो राकेश जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सारे जगमान रंगकर्मी थे। बात कहाँ से उठी कि ओम शिवपुरी की बिल्ली चली पहने के जूता, ये जमन और इसके साथ हुआ था प्रोडक्शन में, हम काम कर रहे थे। तो कलकत्ते में बुलाया गया, अनामिका कला संगम ने बुलाया इस नाटक को, लेकिन एक कंडीशन रखी कि उसमें चेतना नहीं रहेगी, आप उसको बस रिप्लेस कर दीजिए, बाकी आप नाटक लेके आइए। ओम शिवपुरी जी एकदम, माने जो भी उनको जानते वो बहुत बहुत मतलब कैसे कहें, वफादार, नॉट ओनली थिएटर बट एक्टर के प्रति। उन्होंने कहा कि वो तो नहीं हो सकता, हम आएंगे, वो नहीं रिप्लेस होगा। तो उसका इतना बड़ा एक वो हुआ कि वो वहां पर मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि ऐसी संस्था जो पर्सनल संबंधों को लेके आती है प्रोफेशनली काम करने में, वो उनके साथ नाटक नहीं करना चाहिए। और फिर राकेश जी मिलके, और भी सब, राजेंद्र नाथ जी थे, उन लोगों ने मिलके ये बात कही कि श्यामानंद अब अनामिका छोड़ो और फिर देखा जाएगा क्या होता है। और इस तरह से धीरे धीरे बात बनी कि 71 में ये बातें उठी, 72 तक निश्चय हो चुका था कि उन्हें अनामिका छोड़ना पड़ेगा। और बहुत डिफिकल्टी हुई, हमें कुलभूषण सेट बनाता था हम लोगों का, और हम लोग जो कॉर्पोरेशन की परमिशन है, हमको अभी भी याद है, गिधाड़े करने गए थे कला मंदिर में, बोला गया कि आपने तो कॉर्पोरेशन की परमिशन नहीं ली है। तो मतलब हम लोग उस हालत में
तैयार होके आए थे वैसे के वैसे वापस गए। ये सब था क्योंकि कुलभूषण के हाथ में वो कॉर्पोरेशन परमिशन की जिम्मेदारी थी। इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे पास कोई नहीं था, हम ही लोग पोस्टिंग करते थे, हम ही लोग, ये 3 जन मिलके सब काम करते थे, और जो घर के नौकर चाकर होंगे एक आध वो करते थे, माने लड़की की भी एक हद स्मॉल इंटरजेक्शन, क्योंकि आपने ये बात कही कि कुलभूषण जी सेट वगैरह डिजाइन करते थे। जब उनके साथ 2012 में आत्मकथा पर काम कर रहे थे, तो मैंने आत्मकथा के सेट का मॉडल वो माचिस के डिब्बों के साथ जरा लगभग एक किसी तरह बनाकर उन्हें दिखा रहा था मैं, तो तब उन्होंने ये बात कही कि मैं भी माचिस के डिब्बों के साथ सेट का डिजाइन बनाया करता था। It was a very, very heartwarming kind of a small anecdote that I wanted to share. So if we've reached here, 1973 संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड श्यामानंद जी को दिया गया, right? तो that was for एवम इंद्रजीत, जो already अनामिका में किया जा चुका था. Am I right? Yes, yes. And it was revived in 1973. Yeah. For the Sangeet Natak Academy Award, was it? Yes. Or yes. Okay. Yes. Okay. So उस समय ये the jump from Gidhade, Sakharam Binder to a play like Evam Indrajit, it would be very interesting agar you know the reception of these two completely sort of opposite poles. एक जगह जहाँ की playwright is talking about the hardcore, कह लें, nitty-gritties of sexual relationships as well as exploitation, और एक और नाटक जहाँ की it goes into the realm of existential philosophy. तो इसको किस तरह रिसीव किया ऑडियंसेस ने, एंड हाउ डिड एसजे मेक द जंप? Although I'm aware of the fact कि तब जो भी plays लिखे जाते थे, तो you know there was a lot of exchange between Marathi theatre and Shyamanand ji at least. तो वो plays आते थे, so it was also a question of plays अगर जो पसंद आए, अच्छे लगे, you know, you would do them. But ये content इतना dramatically opposite है. उसमें कोई चर्चा आपको कुछ ऐसी याद है, या बादल जी के साथ, अगर बादल दा के साथ कोई बातें? बादल दा के साथ आज जो अभिजीत मेंशन कर रहा है ना, महाश्वेता देवी एंड शौमिक बंदोपाध्याय, उसी तरह बादल सरकार घर आके बस वो रात में वही, हमको याद है कि वह हमारे गद्दी जैसे होती है वो उस पे सो जाते थे, ये लोग बात करते रहते थे, और बादल दा फिर सुबह अपना सुबह ही देखते थे कि उठ के चले भी गए। तो उस में काफी उन्होंने चर्चा की इंद्रजीत को समझने की। जैसे इसका प्रेसिडेंट है कि मोहन राकेश के साथ कितने जी के साथ में उन्होंने कितना लहरों के राजहंस में समय बिताया, तो उसी तरह तो नहीं कहेंगे, एक दूसरे रूप में बादल सरकार जी के साथ भी बहुत बहुत उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जब अफ्रीका में पोस्टिंग थी, दैट इज व्हेन ही रोट द प्ले, एंड उनकी सबका तो ये तो है कि बादल सरकार की वजह से बहुत हुआ। और देखो वही नहीं, खालिद चौधरी का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी जो एक माने एक छोटी सी गोष्ठी थी ना, बादल दा की, खालिद दा की, तो ये एक बहुत मजबूत थी। तापस दा की, ये लोग तापस दा कब पहली बार कब उन्होंने काम किया श्यामानंद जी के साथ? वो बहुत पहले किया, हमारे आने के भी पहले किया, अनामिका ने उन्होंने बहुत किया है। हाँ हाँ। फिर इंद्रजीत तक आते आते तापस दा का ये था कि फिर डिजाइन कर देते थे, एग्जीक्यूट तो जो पदातिक के जो भी टेक्निकल स्टाफ था वही करता था। और ये पदातिक की जो जगह है जहां आज अपन हैं, ये उसी दौरान 70s के दौरान हुआ ये कि प्रॉपर्टी हॉस्पिटल, प्रॉपर्टी से डील करते थे, तो ये अस्पताल था, और वो भी अबॉर्शन का अस्पताल था, इलीगल। तो ये लिया गया था कि इसको तोड़ के कुछ बनाएंगे, ये करेंगे,
तो श्यामानंद तो जैसे हैं वो प्रॉपर्टी पहले ही उन्होंने कहा कि सुरेश नेवटिया और श्यामानंद ने ली थी, तो उन्होंने कहा कि ये पहले हम तो नीचे का भी ले लेंगे, नीचे का हमारा होगा, ऐसे होगा वैसे। तो फिर दोनों ने डिवाइड किया, लेकिन बहुत समय तक पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने की। तभी एनएसडी के दो बार पूरी टीम आई, कुमुदनी लाखिया की टीम आई, क्या क्या होता रहा यहाँ पे। तो हम लोग पूरी बिल्डिंग छान रहे थे उस समय। Okay. अब बाकी तो जागृति बताएगी। जागृति, हाँ, जागृति और दीप्ति, आप 70s में ही आपने ज्वाइन किया, was it? जागृति? I joined in 1978 और Okay. तब And तक दीप्ति? 1084 की माँ से ज्वाइन किया। So वही 76, 77, तो लगभग in the same period आप दोनों ने ज्वाइन किया पदातिक। So any memories or anecdotes from you about those times? देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पदातिक 1084 की माँ के पहले जरा सा मैं बाहर भी काम करती थी, मतलब गुजराती और अनामिका वगैरह में भी काम करती थी, तो और नौकरी भी, तो रिहर्सल में आने में देर हो जाती थी। तो श्याम भैया ने ये तय किया कि तुम हमारे लिए ही काम करो पदातिक में। तो एक दिन बाकायदा जैसे घर पे आए, चेतना जी भी थी। चेतना जी आपको शायद याद होगा। याद है। हाँ, बच्चा बड़ा पुकी छोटा था, 3 साल का। आप और पापा, अरे श्याम भैया आए पापा से बाकायदा ये कहने की दीप्ति हमें चाहिए, और मेरे पापा ने कहा इसको कुछ नहीं आता इसको कुछ नहीं आता, वो कहाँ से थिएटर संभालेगी, ग्रुप संभालेगी, आपको तकलीफ होगी। पर पूरा उन्होंने कन्विंस किया, 2 घंटा 3 घंटा पूरा उनका संडे का जो टाइम था उन्होंने निकाला और पूरा कन्विंस किया कि ये दीप्ति हमें चाहिए। 2 बजे से लेके 10 बजे तक तो हमारे यहाँ ही रहेगी। और होता ये था कि 2 बस बदलनी पड़ती थी, वहां से स्ट्रेट पदातिक तक, एजेंसी बोस रोड तक कोई नहीं जाती थी। तो जाने के टाइम तो ठीक होता था, पर आने के वक्त, लौटने के वक्त रात को, वो शुरुआत के दिन श्याम भैया हमेशा ये देखते रहे कि कोई ना कोई दीप्ति को छोड़ के आएगा, क्योंकि रात बहुत हो जाती थी। तो ये था कि अब नहीं आता था कुछ भी जागृति को बहुत तकलीफ दी होगी, सपंदा को भी, सबको तकलीफ दी होगी, कुछ नहीं आता था, पर हम वहां थे वो झाड़ू भी थे, भैया कहते थे, झाड़ू भी करते थे, साफ भी करते थे, शोज भी बुक करते थे, रिहर्सल भी करते थे, और चाय भी बनाते थे जब जैसी बनती थी, हमको जैसी आती थी। 20 साल के थे पर बहुत वो आप लोगों को दोनों को, और थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने अलाउ किया कि हम इतना लंबा समय आप लोगों के साथ थे और पदातिक के साथ थे। बहुत सीखा, बहुत सीखा। और हमेशा पैसे की तो हमेशा कमी रहती थी, बहुत ज्यादा कमी रहती थी। शोज तो रिहर्सल हो जाते थे, पर कॉस्ट्यूम का क्या करें, कहाँ से इतने पैसे में कैसे कॉस्ट्यूम को, ये साड़ी वो साड़ी, ये वो छोटी छोटी चीजें, बहुत बहुत हमेशा पैसों की कमी थी। और शोज बुक हो गए, पर वो ट्रेन की टिकट के लिए, 3rd क्लास में जाने के लिए, 3rd क्लास में भी पूरा रिजर्वेशन नहीं है, इतनी गंदगी, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, इतनी बदमाशी, कितनी मुश्किल पड़ी है ना। और पहुंचने के बाद भी जहाँ पे शो है, भोपाल चले गए तो वहां पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, खाने पीने में भी। पर ये थिएटर ने सिखाया कि जैसा भी सिचुएशन जैसी भी हो, देना तो पूरा 100% है, या 100% से ज्यादा। तो वो कोई इतनी तकलीफें कोई शोज में बाधा नहीं देती थी। शोज हमारे बहुत अच्छे, सुपर शोज देते थे हम लोग, काम तो पूरा अच्छा ही करते थे। बट ये है कि तकलीफ आज सोचते हैं तो लगता है कि कितनी तकलीफ थी टिकट, है ना। 2 आदमी एक सीट पे सोता था। हाँ, मुझे याद है, मैं मामलू के साथ कई बार सोई हूँ रिजर्वेशन में, नहीं हुआ है। ये दीप्ति, गुजराती थिएटर और अनामिका में जो आपने काम किया, उसके बाद आप जब पदातिक में आए तो माहौल अलग कैसा लगा, या अलग नहीं लगा, बिल्कुल वैसा ही था? इस बारे में कुछ भी कह पाओगे?
हाँ, गुजराती थिएटर में थिएटर ही करते थे, उसमें मेरा कोई काम नहीं होता था। बहुत अच्छे कपड़े पहन के, अपनी अपनी साड़ी होती थी, पर अच्छे कपड़े पहन के वो गुजराती थिएटर होता था और बहुत पॉलिश होता था। वैसे ही अनामिका भी, अनामिका में मैंने पैसों की कमी है ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा था। अनामिका अच्छा अच्छा लगा मुझे कि नहीं, हम लोग हमारे को यहाँ चाय समोसा सब मिलता था अनामिका में, हाँ, पदातिक में अनामिका कुछ नहीं। कभी नहीं। पदातिक में आके मुझे ये लगा कि अरे क्या करें क्या करें कहाँ कहाँ, और 20 साल को क्या पता है बताओ। श्याम भैया हमेशा कंप्लेन करते रहते, इतनी डांट, पूरे जी भर के डांटते थे हमको, हर चीज छोटी छोटी बातों पे। नहीं आता था, इसका पर्दा का क्या हुआ, इसका सोफा का क्या हुआ, इस किताब का क्या हुआ, जम के डांट पड़ती थी। और पता नहीं चलता था कि इतने पैसे से क्या, कहाँ से क्या जुड़ा है। That was that. Jagriti, Jagriti, very- your memories, anything? Yeah, हाँ, जब स्टार्ट किया तो कुछ नहीं था वहाँ पे, बट वन थिंग आई मस्ट से एंड आई मस्ट इंट्रोड्यूस कि श्यामानंद विजन था, and his two friends Suresh Nevatia and Vishambar Sureka, I think they realized that it is important to build that vision. तब उन्होंने शुरू किया कि यहाँ पे जगह कर दो, रिहर्सल रूम कर दो, एम्प्लॉइज लो। आई रिमेम्बर जब हम लोग शुरू किए, मैं 500 रुपीज में शुरू किया था in whenever to work there. But we hired the best. आज सपन चेतना के पीछे बैठा हुआ है। सपन was the first person we hired. आज भी है, कितने साल हो गए होंगे, I हाँ, don't know. बोलो। हाँ, Lucky, हाँ, Lucky was the treasurer. And Yes. वो फाइनेंस करती थी, वो भी मकबूल, पवित्र, हमारे पियोन हो या कोई भी हो, मीनू थी जागृति, तब। हाँ हाँ, नहीं मेरे को, मैं आई वाज पेड, आई थिंक आई वाज द वन ऑफ, आज किसको मिला है पता नहीं। मैं प्रोफेशनल एक्टर थी, मुझे 400 रुपया मिलता था महीने का, जो मेरा बस टैक्सी का भाड़ा भी निकलता था, मतलब वही निकलता था। बट आई यूज्ड टू गेट 400 रुपीज। तो I got 500 rupees, 78 Oh. win करके। Actress, I was a terrible actress, so he put me administrative role में। And फिर मेरे behalf पे उन्होंने उनके फ्रेंड ओबेरॉय ग्रैंड पे मेरा एप्लीकेशन डाल दिया, और मेरे घर में चिट्ठी आई कि yes, you have an interview. My father asked me, did you apply? I said, no, I didn't apply for Oberoi Grant. तो बोला, someone applied. तो I asked Shyamanand, what happened? तो बोला, मैंने अप्लाई कर दिया। ऐसे क्या अप्लाई किया? तो बोला, some sales executive or something. बोला, you have to make a living. You can't make a living on 500 rupees. I went for the interview and the manager said, so you completed your BA degree? I said, no, I completed my master's. So बोला, it says BA, because he didn't even know it. I got the job, and anyway, that's all history. But I must say that the formative years were the very, very crucial years, where it started building. Dhire dhire Vinay came, Mamlu came. You know, Abhijit was there. That's a good point to bring in Mamlu and Shakil. Shakil, आप कब आए पदातिक में? Which year? आप म्यूट में हो शकील, शकील unmute. Mamlu, can you go on while Shakil is? Yeah, so it's so lovely to hear all these stories, and it's bringing back so many memories. I joined Padatik, I think it was in 1980. I was still in college. I was a scrawny Bengali girl from a westernized background, spoke terrible Hindi. I have no idea actually what I was doing in a Hindi theater group. But, and one of the first plays that I was thrown into was Shakuntala. And this was not just Hindi, it was absolutely Sanskritized Hindi. Translated by Mohan Rakesh. Yes. And can you imagine this girl who till date doesn't get her gender right, went to the Kalidas Sammelan, and Shyamanand full encouragement. He
would correct me when I was making the mistakes during the rehearsals and everything. I know that I goofed up so badly at Ujjain at the Kalidas Sammelan. I mean, literally one could hear the audience gasp every time I used the genders wrong. But all I got from Shyamanand was encouragement. And I mean, it was just crazy, the kind of building up he did for us. I'm also remembering, you know, all those train journeys that we went on, which was again something very, very novel for me, because we were traveling without tickets, we were traveling third class, and, you know, dealing with situations which were completely out of my realm. And I really think that that trained me for life. And in a what was deep your way. impression of Shyamanand as a director? And तब वो नाटक करके आपको लगा कैसे? What was it like? And Shakil, feel free to come in at any time because I'm there. मैं वही हूँ, मैं आ गया। हाँ, बोलिए। So working with Shyamanand was, for me, it was terrifying as well as great fun for me, because it was terrifying because he expected a lot and he would continue to push till that was being, you know, given back. But at the same time, during workshops and things, he gave us so much shoot to, you know, to kind of experiment on our own and try and figure out things for ourselves. Whether they worked or not, that was a different issue, but he gave us that leeway. I mean, I remember when I did Panchi Aise Aate Hain, I could behave as jungly as possible, and it was, you know, it was allowed on stage for me to behave like a hoyden and, you know, do exactly what I please, run around, shriek, behave badly, whatever. So I don't know, it freed me. Working with Shyamanand was extremely freeing in a way. Wonderful. Yeah, Shakil, a lot of shackles fell down. शकील, Yes. ये 81 में है अपन पंछी ऐसे आते में, लेकिन आप तो उसके पहले ही आपने ज्वाइन किया था। मैं 78, 79 में आ गया था। मेरा पहला नाटक था बिच्छू, रंजीत कपूर के साथ। उसके बाद श्याम भैया के साथ शकुंतला, कौवा चला हंस की चाल, और 1084 की माँ के भी शोज होते थे, उसमें भी मैं एक रोल किया करता था। और मैं संक्षेप में बता दूं, मैं जब कॉलेज में था फर्स्ट ईयर, मुझे पवन कनोडिया लेके आया था पदातिक, और उसने इंट्रोड्यूस करवाया था श्यामानंद जी से, और वहां से मेरा सिलसिला फिर शुरू हुआ। अच्छा, पंछी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? नहीं, उसके पहले की बात भी बताइए। उसके पहले तो काफी कुछ हुआ। हाँ, मतलब जो आपका हाँ, शॉर्ट में ही एक्सपीरियंस जो आपने किया पदातिक आके एज एन एक्टर, बिकॉज इसके पहले तो आपने एक्टिंग शायद नहीं की थी। नहीं, उससे पहले नहीं, मैंने पदातिक ज्वाइन करके योर इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग, योर इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग एंड द थिएटर, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। क्या एक्सपीरियंस रहा? श्यामानंद ने किस तरह आपको ग्रूम किया वगैरह वगैरह? श्यामानंद, उस जमाने में मुझे तो कुछ आता नहीं था। स्टेज में कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे लेफ्ट है, क्या राइट है, क्या हॉर्स चाल चलने से किस तरफ मूवमेंट है, ये सब मुझे पता नहीं था। जो डायरेक्टर मेरे साथ काम कर रहा था, मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था, तो उसने डांटा और जोर से चिल्लाया सबके सामने, मैं यहाँ एक्टर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ डायरेक्शन देने आया हूँ। वो बाहर से कोई डायरेक्टर आया था। तो फिर श्याम भैया मुझे अलग से ले गए, बोले घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, शुरू में ऐसा होता है तुम। फिर उसी प्ले में फिर श्याम भैया ने मुझे वो रोल करवाया, और वो प्ले बहुत अच्छा हुआ था। वो था वुड बी जेंटलमैन, झुनझुनवाला, जिसमें कौवा चला हंस की चाल। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने शकुंतला भी किया था। हम लोग उज्जैन कालिदास फेस्टिवल में गए थे, मामलू भी थी। और मुझे याद, मामलू जो है उसकी वॉल्यूम बहुत कम होती थी। बहुत से स्टेज में हम लोग तो ज्यादातर विदाउट माइक बोलते थे। तो श्यामानंद ने उस मामलू को कैसे ठीक किया? उस जमाने में वॉकमैन हुआ करता था, तो उसके कान में वॉकमैन लगा के फुल वॉल्यूम करके बोलता था, अब बात करो तुम। तो इस तरह से, अगर मामलू को याद हो। याद है।
तो उस तरह से मामलू की वॉल्यूम जो है उसको बाहर निकाला श्याम भैया ने। तो इस तरह से ये सब देख के मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो हम भी वो कहते थे, अब जैसे हम लोगों ने कालिदास फेस्टिवल उज्जैन में किया था, वहां लगभग 20 से 25 हजार लोग होंगे ऑडियंस में, अगर मुझे याद है। और उस जमाने में कितनी ठंड होती थी, रात के 10 बजे हम लोग स्टेज रिहर्सल कर रहे थे और हम लोग सब बेयर बॉडी, इतनी ठंड लग रही थी। और श्याम भैया के सामने तो कोई चू भी नहीं कर सकता था, वो ऐसे थे। और वो ब्राह्मण का पोयते होता था, उसी को इधर उधर करते जैसे शायद ठंड बच जाए उससे। तो ये सब चीजें, और फिर सफर में काफी कुछ हंगामा होता था। रायपुर, बिलासपुर, कहीं पे सीट नहीं है और वहां रिजर्वेशन हो भी तो भी लोग वहां विदाउट टिकट ये सब चढ़ते उतरते थे, और हमारी रिजर्वेशन भी हो तो धक्का मार के बैठ जाते थे हमारी सीट में। ये सब भी देखा हुआ है। केलुचरण महापात्रा की बात बताओ ना, कि उनको बेचारे 3 टायर में ऊपर सो रहे थे रात में। हम उठा के उनका माने उनका सामान पटक दिया बाथरूम के पास, और हम लोग जब उठे तो देखे केलू बाबू जो है वो बाथरूम के पास नहीं हो बैठे। तो बताओ जरा क्या जमाना होगा। हाँ बोलिए। नहीं बस तो मेन मुझे बताना था, पंछी ऐसे आते हैं। तो पंछी ऐसे आते हैं के लिए मुझे श्याम भैया ने सिलेक्ट किया। वो जानते थे कि कुछ करवा ही लेंगे इससे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमको रोज रिहर्सल करना है। उन्होंने उस जमाने में चौरंगी में उनका फ्लैट हुआ करता था, अलीपुर में नहीं रहते थे, वहाँ हम लोग रहते थे। वो यूएस अमेरिकन लाइब्रेरी या यूएस लाइब्रेरी के ऊपर, कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर। हाँ, तो हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग, अगर तुमको याद हो, हम लोग 2 वीक या 20 दिन वहाँ थे उनके घर में। मैं तो था वहाँ पे, मैं घर में बोल के गया मैं कहीं बाहर काम से जा रहा हूँ, 2 वीक बाद आऊंगा। तो मैं श्याम भैया के घर में रह के वहाँ रिहर्सल करते थे, क्योंकि मेरा उसमें सोलो डायलॉग्स बहुत था, तो उसपे श्याम भैया काम करते थे। वो अपनी जॉब, अपने कोर्ट से काम निपटा के आते थे, फिर हमको लेके बैठते थे, वो सब करते थे। और वो प्ले, फुल लेंथ प्ले हम लोगों ने 2 से 3 वीक में तैयार कर लिया था। और वो, अगर याद, उस जमाने में मीनू जैन हुआ करती थी, प्रदीप राय, सुनील अरोड़ा, ये सब थे। और वो प्ले इतना सक्सेस हुआ, हम लोगों ने मोर देन 130 शो बिनाए। बिनाए भी थे उसमें, डेफिनेटली, या 130 150 शायद 150 हाँ, और ज्यादातर हम लोग कॉल शो करते थे उसके। हाँ, और मुझे याद है उस जमाने में कला कुंज, जो कला मंदिर बी हुआ करता था, कला मंदिर बेसमेंट, तो एक साल तक हर संडे बुक कर लिया जाता था, ऑल संडे फॉर द होल ईयर। तो और उसमें हम लोग हाउसफुल शोज करते थे, और स्टैंडिंग टिकट भी हम लोग इशू करते थे वहां पे जब ये प्ले होता था, अगर सबको याद हो। तो ये मेरे लिए, और हम लोगों ने कई जगह किया, रांची में किया, एनएसडी के उसमें, और कई जगह, खास करके, और ज्यादातर कॉल शोज ही हुआ करते थे उसके। और वैसे मैं बता दूं 70, नहीं बोलिए। मैं 79 से लेके 2008 तक, 2008 तक श्याम भैया के तकरीबन हर प्ले में मैंने एक्टिंग किया है, 2-3 नाटकों को छोड़ के। और किसी एक आध नाटक में नहीं भी गया था, साउंड में रहता था, बैक स्टेज में रहता था। और श्याम भैया कहीं पे भी जाते थे आउट स्टेशन, अगर मैं ना भी हूँ उस नाटक में, तो मुझे साथ लेके जाते थे। हमारा तालमेल इतना अच्छा था, वो आंख ऐसे देखते थे, मैं समझ जाता था ये क्या कहना चाह रहे। वो मुझे उनके बोलने से पहले मैं समझ जाता था ये मुझे क्या बोलेंगे। तो इसीलिए, और जब भी वो डायरेक्शन देते थे, अगर जैसे मैं या कोई भी दूसरा एक्टर नहीं कर पाए, वो खुद फ्लोर में आते थे और करके बताते थे, देखो इस लाइन को ऐसे बोलो और ऐसे मूवमेंट लो, ऐसे यहाँ देखो, ऐसे। वो खुद एक्ट करके समझाते थे सबको, कोई भी नाटक हो। तो मेरे ख्याल से मैंने 12-14 प्लेस किए हैं श्याम भैया के साथ। Right. So if I can just butt in here, दिनेश को भी लाना है। हाँ, अभी तक जो बातें हुई हैं, I just want to make one point, because this is roughly the time that I joined Padatik also in 1981,
And as I like sharing, I joined on the 1st of April 1981. तो तब से जो मतलब पहले दिन जो मैं उल्लू बना था, आज तक उल्लू बना हुआ हूँ थिएटर को लेके, मजा आया। और ये सबकी बातों से मुझे यही एक चीज लग रही है। हम यहाँ जब नटरंग के आज की शाम के लिए जरा बातचीत कर रहे थे, तो ये था कि वो अर्ली इयर्स और क्या रहा होगा, क्या स्ट्रगल रहा होगा और किस तरह की तकलीफ हुई होगी, किस तरह काम हुआ होगा। लेकिन अभी तक जो बात हुई है उससे तो यही लग रहा है कि बड़े मौज मस्ती में काम हुआ। चाहे डांट डपट के कभी काम करवाया श्याम भैया ने, लेकिन द मेजर थिंग आई थिंक दैट वी विल ऑल एग्री विद दिस, दैट मैन्स स्माइल, that man's ability to charm you into doing what he wanted you to do on stage made the entire experience fun, pleasurable. Yep. Although सब लोग झगड़ा भी शायद करते थे, कुछ जब डांटते थे तो बुरा भी लगता था, लेकिन ये टोटल। विनय जब तुम खत्म कर लो, मैं 2 शब्द और कहना। आप बोलिए, मुझे इस बोलिए। मैं श्याम भैया ऐसे थे, नाटक के बाहर भी पर्सनल भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करते थे। जैसे जब मैं शुरू में नाटक करता था, मेरे पास भी काम धंधा नहीं था, सिर्फ नाटक ही करते थे। तो उन्होंने मुझे उस जमाने में नवीन किशोर के साथ, उनकी कंपनी उस जमाने में सीगल अंपायर हुआ करती थी, तो उसमें ज्वाइन करवाया और मुझे 300 रुपए महीने मिलते थे। तो वो एक किस्सा था। और दूसरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे प्रदीप राय किसी जमाने में बहुत बीमार हो गया था, तो श्याम भैया अपने घर में उन्होंने रखा, मेरे ख्याल से महीना भर या 15 दिन या 3 हफ्ते, और उसका पूरा इलाज करवाया और पूरा ट्रीटमेंट हुआ। जब वो एकदम फिट हो गया तब उसको अपने घर जाने दिया। तो सिर्फ नाटक स्टेज पे नहीं, स्टेज के बाहर भी वो काफी हेल्पफुल और काफी मदद करते सब। वो ऐसे शख्स थे। दिनेश को बोले, Dinesh को आना चाहिए। Can I just add one tiny little thing, and because I have to go also, but I just want to say this. ये लड़के जो पदातिक join करते थे, when they joined, they were all badmash or whatever, they were young, mischievous fellows and everything. But Shyamanand trained them without training them actually, but trained them also to be very, very strong, very capable, very protective of the entire group. जो भी थे साथ. So I just wanted to point that out. I'm speaking, thinking of particular incidents when Vinay, Shakil, Kunal, all these people were, really. Dabbu. Yeah, all of them were, he developed them as human beings as well. Oh, absolutely. If one can just move forward a little bit, because we've only reached 1981, Panchiya se aate hain. Uske baad 1982 mein, Shyam Bhaiya did Udvast Dharmshala, which was a tough play for all of us, kyunki he stylized the whole production. Shakil ko bhi ye baat achhi tarah yaad hai. And I want to mention it from the creative point of view of the director. Stylization के बारे में तो हमें बात में पता चला कि एवं इंद्रजीत में भी उन्होंने किस तरह की stylization के साथ काम किया था वगैरह वगैरह. But यहाँ he actually composed a number of tableaus where he would make the rest of the actors freeze. And उसके बाद there was one actor who would just do the talking, kind of with a very cinematic kind of a treatment. Not just on stage, and it was very, very tough for all of us to maintain our continuity after being completely still like statues for 10 minutes. As a monologue चल रहा है stage पे और 10 मिनट तक आप ऐसे ही हैं, उसके बाद आप वो inquiry scene पे आए. I just want to read 2-3 lines from his note, the director's note for Udvast Dharmshala, which will also put it in context. He says, this play has constantly confounded me, and I can't honestly say that it has entirely ceased to do so.
It is the story of a Marxist liberal who passionately believes in what he says and refuses to accept compromises, whatever be the cost. And I'm jumping. In depicting the isolation of the liberal, the play remains short of being his tragedy. It craves understanding of the divergent forces rather than an emotional response. And there is a reason I'm reading this, because I think we all know, every theater person who has followed the work knows that Shyam Bhaiya's entire grasp of the emotional graph of a play was a very, very major aspect of all his work. And over here, in a play like Udvas Dharmshala, for him to feel this and to write it very frankly, I think is very, very remarkable. And which then takes me, this talk of emotion takes me to the next play that he did, which was Aadhe Adhure in 1983. And before doing it, and this is something I keep on referring to, I can never forget. All of us know this who were there at the time and later also, कि उन्होंने पदातिक ग्रुप को as a group disband कर दिया. He stopped the group from doing any further work because he said there was this favorite word of his, phrase of his, कि सब non serious हो गए हैं. तो आई डोंट नो कितनों को ये याद है, तो ये नॉन सीरियस हो गए हैं कि बाद से उन्होंने ये बंद करके उसके बाद आधे अधूरे पे वो काम उन्होंने जो चालू किया, 8, 9, 10 महीने, पता नहीं कितने समय तक उन्होंने वो काम किया. एंड इट वाज ओनली आफ्टर दैट सम टाइम दैट 84, 85 में द ग्रुप रियली स्टार्टेड कमिंग and joining Shyam Bhaiya and his team of Aadhe Adhure on stage. Dinesh, anything that you want to say? अभी तक जो भी बातें हुई हैं, जो ब्लेज बातें हुई हैं, from the technical aspect, personal aspect, कुछ भी. Dinesh, you're on mute. ना सुनाई दे रहा है? हाँ. हाँ. 1985 में हम पदातिक में आए, वो भी बाई एक्सीडेंट. किशोर सिंह बोल के एक लड़का था, वो एक दिन हम एक क्लर्क थे, विजय इंडस्ट्री बोल के था, तिरट्टी मार्केट में, शकील जानता है, वहाँ एक कागज का टुकड़ा लेके आया कि कहाँ एक्टिंग सिखा रहे हैं पदातिक में श्यामानंद जालान. हम लोग ये सब चीटिंगबाजी है, एक्टिंग फैक्टिंग का चक्कर मत करो, ये सिनेमा वाले हैं, ये सब चीट करते हैं. तो बोला कुछ नहीं करना, हमारे साथ केवल चलना है. हम केवल किशोर सिंह के साथ में आए थे. उस समय किशोर का इंटरव्यू हुआ, कृष्ण कुमार जी हमारा इंटरव्यू लिए थे किशोर का. कृष्ण कुमार जी उस समय एक्टिंग क्लास लेते थे और श्यामानंद जी विजिटिंग थे उस समय. तो कृष्ण कुमार जी बोले कि तुम भी ज्वाइन कर लो. हम बोले कि हमारे पास में पैसे नहीं है, बस भाड़ा भी नहीं है कि हम ज्वाइन करें, और खाने पीने की बात दूर है. तो बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक में आना. तो श्यामानंद जी से शायद बात करके मेरी फीस माफ करवाए थे कि भैया इसको ज्वाइन करने दो. इस तरह पदातिक में हम एक्टिंग क्लास में भर्ती हुए, और होते होते ही मुखिया मनोहर लाल का ये मैक्स मुलर भवन से ऑफर आया था शो करने के लिए, और हमको भी एक रोल मिला था 80 साल के बुढ़े का, जिसका कोई काम नहीं था, बीच में बैठा रहना है और बीच बीच में ऑब्जेक्शन देना है केवल. डिप्टी से मेरा झगड़ा है उस समय मुखिया मनोहर लाल में, कुछ नहीं करना है. ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का कि रवि वांचू जो कि मुखिया मनोहर लाल में मेन रोल कर रहा था, हाँ, वो एक दिन अचानक नहीं आया. तो क्या हुआ कि उसको मालूम नहीं था कि आज शो है. तो श्यामानंद जी ग्रीन रूम में आके बोले कि दिनेश तुमको रोल याद है? बोला हाँ याद है. बोला कर लोगे? बोला हाँ कर लेंगे. उस दिन से मुखिया मनोहर लाल में वो मेन रोल, शकील भी जानता है, शकील था मेन रोल में, लेकिन सेकंड लीड में वो हम कर रहे थे. उस मैंने शुरू हुआ. उसके बाद में तो रांची, रामगढ़, ये वो, लेकिन एक्टिंग में हम बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत ही खराब एक्टर थे हम. तो दीप्ति ने मेरे को बोला कि दिनेश ये एक्टिंग छोड़ो, तुम टेक्नीशियन बनो. तब तक
हमने सेट डिजाइन करना, बैक स्टेज, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, ये सब, क्योंकि हैंड टू माउथ की पोजीशन थी मेरी। हम जहाँ नौकरी करते थे हमको 350 रुपए महीने मिलते थे। पदातिक में एक नाटक का 50 रुपया या 75 रुपया ऐसे कुछ मिलता था, तो हम खा नहीं पाते थे। तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार थे और कुछ भी किए। श्याम भैया ने जो बोला वो किए। कन्यादान का सेट बनाए, अंधार यात्रा में सेट में असिस्ट किए, तुरांदोत में किए, किंग लियर में। ये जो मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट था, ये टाइम इन्वेस्टमेंट आज मेरे को रिटर्न दे रहा है। हम अपने आप को पदातिक का प्रोडक्ट बोलते हैं। पदातिक के इतने प्रोडक्शन हुए हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन यहाँ भी बाद बाकी सारे के सारे प्रोडक्शन किताबों में है या फिल्मों में है, हाँ, लेकिन जीता जाता प्रोडक्शन ये है जो आज भी कलकत्ते में घूम घूम के प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन बरेका की बात बताओ ना, सबसे पहले बारिश वाला में कैसे श्यामानंद ने कहा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दिनेश? हाँ, क्रिस्टोफर बरेका के साथ में हम बारिश वाला में काम किए थे। वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। बारिश हो रही है, बारिश वाला में बारिश पीछे, तब हम लोग का ओपन एयर खुला हुआ था और वहीं पर पूरा सेट बन रहा था। बारिश में जो 200 किलो का सेट था वो 2000 किलो का हो गया था भीग के। हम लोग खुद से रंग करते थे, बरेका को पूरा असिस्ट कर रहे थे। और रेडनी मैरियट की तबीयत खराब चल रही थी, वो इतनी इतनी गोली खाता था सुबह, उसको लेके जाना, मोयरा स्ट्रीट में वो रहते थे, उनको लेके आना। ये करते करते जब ज्ञान मंच में फाइनल रिहर्सल में घुसे हम लोग, तो उसने मेरे को स्टेज पे चलने नहीं दिया। हम बोले क्यों? बोला ना, यू हैव टू वियर ब्लैक, आई कांट अलाउ यू विथ ऑल दिस कॉस्ट्यूम। वो दिन और आज का दिन 30 साल हो गए हैं, हम काला ही पहनते हैं। और वो भी मेरे पास काले कपड़े नहीं थे। मैं पदातिक में आया, मकबूल को बोला, ट्रंक खुलवाया कि कोई एक फ्लैट बनाने के लिए काला कपड़ा रखा हुआ था। 10-4 का जो फ्लैट बनता है विंग्स के लिए या सेट के लिए, वहां से काला कपड़ा निकलवा के कला मंदिर के ऑपोजिट में, जो अभी जिमी बार के बगल में एक टेलर हुआ करता था, हाँ, उससे हम लोग अपना कॉस्ट्यूम भी बनवाते थे। वहीं पर जाके शर्ट सिलवाए, दूसरे दिन ज्ञान मंच में वो जो काला पहने वो आज तक पहने। तो फैंटास्टिक। श्याम भैया के साथ में झगड़ा भी होता था, सभी के साथ झगड़ा होता था, लेकिन श्याम भैया को स्वाधीनता दी है हमको। हमको नहीं लगता कि किसी को भी दिए होंगे। हम सबके सामने बोल रहे हैं, आप लोग सब एक्टर हो, हम तो टेक्नीशियन हैं, लेकिन हमको जितना मौका दिया, आज भी याद है कटिहार गए थे पदातिक का डांस का ग्रुप लेके, तो वो कटिहार में हम जाके, हमको याद है अभी भी, हाँ, कि हम स्टेज पे झाड़ू लगा रहे थे। तो इतना धूला जमा था उसमें। चेतना जी नाच करने वाली थी, विजय शंकर जी भी गए थे वो समय। तो ये जो दौर था, ये जो हमने सीखा पदातिक से, हम एक्टिंग का ये भी नहीं जानते थे, ना हम टेक्नीशियन थे। एक पाती मारवाड़ी फैमिली में, बनिए की फैमिली में, जो बनिए की दुकान में बैठने वाला एक आदमी, आज हम टेक्नीशियन बने हैं। और इसके पीछे में श्यामानंद जी का तो सबसे बड़ा हाथ है, दीप्ति का भी हाथ है। दीप्ति बोली तुमसे एक्टिंग फैक्टिंग नहीं होगा, तुम टेक्नीशियन बन जाओ, बैक स्टेज में काम करो। ये अभी भी याद है और इसका एहसान मानते हैं और मानेंगे सारी जिंदगी। वंडरफुल। ये स्वाधीनता की जो आपने बात की, आई थिंक इसमें आई जस्ट वांट टू ऑब्जेक्ट टू वन थिंग दिनेश, कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं थे जिनको कि श्याम भैया ने स्वाधीनता दी या स्वाधीन तरीके से काम करने की अपॉर्चुनिटी दी। एक्चुअली ये हर एक को ही अपॉर्चुनिटी मिली जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था, और उनमें से एक डेफिनेटली मैं हूँ, क्योंकि हम जिस पीरियड में पहुंचे हैं उसी के बाद 1991 में एज अ डायरेक्टर मैंने पहली बार वो डायरेक्ट किया एक एनार्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत। ये बात वो कल परसों की चर्चा में शकील भी कह रहे थे, दैट ही is Shyamanand was a man who did not only create actors, he also created directors. और ये एकदम सही बात है, because not just me, the way that he encouraged Kunal, even Pradeep Rai को जिस तरह
इनकरेज किया, और कई और यंगर डायरेक्टर्स बाहर से भी, जिसके बारे में अनुभव भी मेंशन करेगी अबाउट the way that he got in directors into the play. In fact, this is a good time, Anubha, for you to just jump in and make that point about directors. हाँ, मैं कई ग्रुप्स के साथ काम कर चुकी हूँ विद इन कलकत्ता और कलकत्ते के बाहर भी, पर मैंने बहुत कम देखा है कि ग्रुप में जो ग्रुप के डायरेक्टर होते हैं वो इतने ओपन होते हैं कि वो बाहर से डायरेक्टर्स को इनवाइट करके डायरेक्टोरियल स्पेस शेयर करें दूसरे डायरेक्टर्स के साथ। वो मुझे पदातिक का एक बहुत अच्छी बात लगती है कि शामन जी ने जो ये प्रथा शुरू करी, ना सिर्फ वो डायरेक्टर्स को इनवाइट करते थे, डिजाइनर्स को इनवाइट करते थे, प्लेराइट्स को इनवाइट करते थे, एक्टर्स को इनवाइट करते थे। सो दिस होल आइडिया कि हम कोलैबोरेट करें, हम बाहर से लोगों को बुलाएं, और वो पदातिक का वो क्रिएटिव स्पेस जो वो बाहर के लोगों के साथ भी उतने ही मन से शेयर करते थे और उतने ही अपनेपन से शेयर करते थे। आई होप कि ये प्रथा हम पदातिक में अभी भी जारी रखने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत रेयर है। इसीलिए क्या होता है, मुझे लगता है संस्था जो है डायरेक्टर के जाने के बाद, जो मेन डायरेक्टर हैं उनके जाने के बाद कई संस्थाएं रुक जाती हैं, उनका काम रुक जाता है, या उस काम का शायद पेस गिर जाता है, या ग्रुप्स बंद हो जाते हैं। उसमें दो मेन चीज जो आज पदातिक अभी भी उतने ही जोर शोर से काम कर रहा है, एक बाहर से लोगों को बुलाना, दूसरा अपने ही घर में जो भी एक्टर्स हैं उन्हें इनकरेज करना, जैसे विनय हुए, कुणाल हैं, फिर बाद में महमूद थे, उन्होंने भी डायरेक्ट किया। तो हर किसी को ये कहना कि नहीं, पदातिक के अम्ब्रेला में आप भी डायरेक्ट करो। So to create those directors in house and call for people from call people outside, I think this has been one of the most visionary things he could do to ensure that Padatik continues after him for so many years also. अनुभा, एक और चीज थी ना कि सबको बोला कि अपने अपना ग्रुप, जैसे आज भी हम पदातिक एंड रीख बोलते हैं। ये श्याम भैया पहले से सबको कह रहे थे, जो भी डायरेक्शन करना चाह रहे थे हम लोग, कि अपनी ब्रांडिंग करो, सिर्फ पदातिक के नाम से प्रोडक्शन मत करो। एंड सो ही एनकरेज्ड मी टू लुक फॉर अ नेम, व्हिच आई डिड आफ्टर 2-3 प्लेस दैट आई डिड। कुणाल से भी कहा, एंड सो कुणाल मेड ब्रेन चाइल्ड थिएटर, आई वाज डूइंग इट अंडर रिक। प्रदीप को भी ये बात कही, एंड आई थिंक देयर इज वन पॉइंट दैट to add to what Anubha was saying also, and about theater per se in Calcutta, and perhaps in the rest of the country also, I don't know. Normally, in a theater group, एक autocratic way of functioning होती है, where there is one theater head, and what he says is the law. Normally, that is the way that one has always perceived it. But which is why, जैसा कि अनुभा ने अभी कहा, that a theater group frequently stops or for some time, or else fails altogether after the head of the group passes on. But over here, it was not just about asking someone to be a director. The point is, he knew how to be autocratic, but at the same time, he knew how to give freedom. Yes. And it's a very, very difficult balance. ये सब नहीं ढूंढ पाते हैं, बट आई थिंक पदातिक में ये प्रथा, उम्मीद करता हूं आज तक चल रही है और इसके बाद भी चलेगी, अबाउट बीइंग ऑटोक्रेटिक जबकि दरकार है, एंड देन ट्राइंग टू गिव एज मच स्पेस एज यू कैन टू एनीबॉडी, वेदर इट इज एक्टर्स और द टेक्निकल क्रू, और वेदर इट इज समवन हु इज स्टार्टिंग आउट एज अ डायरेक्टर. And the one other thing that I want to say, because one has to say it, 83 में जब उन्होंने वो बंद किया ग्रुप, as in to everybody else except the cast of आधे अधूरे, the work that he started doing, I'm sharing a personal anecdote here, was very, very formative for me, क्योंकि to give it in, just to put it in one word, his work as a theater director in आधे अधूरे was about motivation. और एक बहुत ही idealistic तरीके से उन्होंने अपने सामने सिर्फ यही एक लक्ष्य रखा, और पूरे टीम के सामने आधे अधूरे में भी, as far as I remember, and after that,
इन जनता का शत्रु, जिसमें डॉक्टर स्टॉकमैन का रोल उन्होंने मुझसे करवाया, it was that each and every move of yours must have a motivation, which all of us in the theater will know is an impossible task actually. But just the fact कि उस objective को उन्होंने वहां सामने रखा, और हमें ये पहली बार लगा कि अरे यार 7 महीने 8 महीने 9 महीने कोई काम कर सकता है एक ही नाटक पर, जहाँ की इसके पहले हम एक सीरियस नाटक होते हुए देख रहे थे, उसके बाद अचानक फिर 2 महीने में एक कॉमेडी कर, whatever it was about producing plays, creating plays and putting it out before the audience, and suddenly the fact that you can stop work and say यही एक नाटक करना है, 8 महीने तक काम करिए, हर चीज के पीछे मोटिवेशन ढूंढिए, ये I think it is an amazing experience that I went through as a person, as an actor, and then later I used it when I became a director also. And it is a benchmark, I think, which exists for everybody in Padatik now, whenever we are doing any work. और उसी दौरान उन्होंने जो फेस किया ग्रुप के साथ, जिसके वजह से ग्रुप बंद करना पड़ा, I just want to again share a personal thing and read out something that he wrote. 96 में किसी भी थिएटर ग्रुप में हम जानते हैं that theater group, like any group, is a political space, and by that I mean कि जहाँ there are going to be a number of people, कोई ना कोई कुछ ना कुछ rules बनाते हैं और उन rules को follow करना पड़ता है, और because it is a group of people, तो कुछ लोग उस रूल को मानना चाहते हैं, कुछ नहीं मानना चाहते हैं, और ये रूल चाहे जो भी हो, whether it is on the floor, off the floor, whatever it is. So that political space exists in every theater group, I think, and it was also there in Padatik. So frequently there was also collision, there was also झगड़े होते थे, बहुत passionate झगड़े होते थे. So अभी तक जो तस्वीर हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं about roses and gardens is absolutely true, but we must remember that SJ himself was sometimes dissatisfied with actors, and after that we were also dissatisfied with each other, we were dissatisfied with Shyam Bhaiya. But the wonderful thing was that there was a space where all this could be accommodated. उस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर हम अपने अलग अलग विचार लेके भी कोएग्जिस्ट करते थे. एंड इन 96 I faced a problem as a director with certain members who were working with me, or maybe a better way to say it would be they faced a problem with me perhaps, and for some reason काम बंद हो गया. I'm going to read a few lines from a letter that Shyam Bhaiya sent to everybody in the group at that time, and I think it reveals his entire mindset and also the mindset of Padatik after he left us. He writes, "Dear friend, Padatik Theatre Repertory ke naam, I was concerned to learn that no progress has taken place in regard to any of the plays in the last 3 months. I understand that there are misgivings and misunderstandings. I want to impress on all the group members the following. 1, the basic concern should be the work. The plays have to be staged and everything has to be done for the purpose. 2, all other matters can be discussed and resolved. The differences may still persist, but the work should not be stopped." I think this is indicative of his mindset, and this is also a legacy which he has left to me and to the rest of the group. क्योंकि झगड़े तो आज भी होते हैं, नहीं होते हैं क्या हर जगह की तरह? लेकिन this fact that the work must go on, the work should not stop, and you keep on working at resolving the differences. कोई भी अगर misunderstanding हो, जो भी हो, उस पे काम करते जाइए, वो अलग चीज है, लेकिन काम को मत अफेक्ट होने दीजिए. I think this is a very, very big lesson that I've learned, and a very good rule for a theater group or any group to follow which wants to move ahead and do anything. So we move on from here, and other than
Pradeep Rai, who I mentioned, the fact that I was doing theatre. There is one other director who left us early, Kunal Padhi, जिसने कि कुछ remarkable काम किया था. And I think पदातिक की बात हम अगर कुछ भी करें तो it will be unfair. हालांकि वो जितने भी short period के लिए कुणाल ने काम किया और वो 2-3-4 plays जो भी उसने किए, he started off with a bombshell production of Gali Chahat Wali, which was an adaptation of a streetcar named Desire, Tennessee Williams play. And I think all of us were astounded with the entire, I think the emotional graph that he managed to create with the actors. Shakil, would you like to say something about that, or anybody else? Dilip Dave, if you're here. But Dilip, I don't know if he was there in Gali Chahat Wali. गली चाहत वाली अगर किसी ने देखा है और कोई कुछ कहना चाहता है, शकील आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करके बताइए. हाँ, हुज लाइफ जब वो शुरू कर रहे थे कुणाल पाड़ी, उसने कहा शकील ये अगर तुम कर लोगे ये तुम्हारा लाइफ टाइम रोल होगा जो तुमने आज तक नहीं किया होगा. तो उस हिसाब से उसने मुझे कन्विंस किया ये करने के लिए. वो बहुत टफ रोल था, वो तो जिसने देखा होगा वो समझ सकता है. 2 घंटे मैं सिर्फ गर्दन हिला सकता हूँ और कुछ नहीं, लेटा हुआ खाली डायलॉग बोलना है, इधर देखना उधर देखना, ये करना. तो वो बहुत ही टफ मेरे लिए था, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन कुणाल के एक दोस्त ने किया था, आई थिंक अनिल भारद्वाज. बहुत अच्छा ट्रांसलेशन उसने किया था. उसको पढ़ने में या मेन बेसिक होता है याद करने में कोई दिक्कत नहीं. उस डायलॉग इतने फ्लो में था और इतना करेक्ट था, जो मेरे ख्याल से किसी को भी मुश्किल दिक्कत नहीं आई. तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना था, अपने चेहरे से ही सब कुछ, इतने हिस्से से ही सब कुछ दिखाना था, तो बाकी सब तो चल फिर रहे थे. तो कुणाल ने किस तरह आपके ऊपर काम किया इस पर्टिकुलर रोल के लिए? कोई और खास? नहीं, इसमें बहुत अच्छे से उसने काम किया. उसमें क्या बताना है, जैसे मैं तो हंसते खेलते उस रोल को मैंने कर लिया था. मुझे याद है श्याम भैया जब ये एकेडमी में ये शो हो रहा था, श्याम भैया फर्स्ट रो में बैठे हुए थे और मैंने देखा वो आंसू पोंछ रहे थे अपने, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था ये प्ले देखते हुए. तो उससे मुझे समझ में आ गया कि ये प्ले कैसा हो सकता है. जब श्याम भैया भी उसको पसंद करे तो मुझे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी जो क्या है नहीं है. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन दैट प्ले, ये जिंदगी जिसकी, कुणाल ने जिस तरह का डिजाइन उसमें किया था, ब्लैक एंड व्हाइट स्टेज, where the entire floor was black and white, the entire costume was black and white, and whereas नाटक जो है, it was talking and going in the direction of gray. It was a brilliant design. And there I therefore also want to make the point that at Padatik, we were exposed to such fantastic design elements, even before we became directors, even before we became actors. The kind of people who would come to Padatik off and on from when I joined in the early 1980s onwards, say, aaj tak. So, the 3 seminars that were held, whether it was local sub, whether it was a martial arts seminar, whether it was, I think another, I forget the name of the entire thing. Indian classical dance and theatre. 83 to 87, jo kaam hua, where these 3 seminars took place. I don't know how much everyone remembers of it, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो exposure हमें मिला, the design element also became a part of it, not just from the point of view of designing the stage, also from the point of view of designing movement. And a very small example I want to share is, I remember a conversation with Veena Pani Chawla, where she said that martial arts seminar changed my life. It gave me the direction that my theater would go in the future, because after that she went off to Eugenio Barba and stayed there for a long time in Denmark with him, etc. And that comment started me thinking, ये कुछ काफी साल पहले की 15-20 साल पहले की बात होगी जब उन्होंने ये मुझे कहा,
that we don't know when वो जो उस दौरान the fact that you know with the Theatre Institute collaborate करके ICCR के साथ collaborate करके ये तो 3 events हुए, कितनों को influence किया होगा या किस तरह trajectory बदली होगी किसी theater worker की, we don't know and it cannot be documented. ये तो मौखिक इतिहास के द्वारा भी शायद ना document कर पाए हैं. But I think it has to be acknowledged that it was a single theater practitioner's mind and initiative, which affected so many people. जिसके बारे में obviously it is not possible to find out or detail or perhaps not even necessary. But it feels good to be a part of Padatik, which has a tradition of spreading out with ideas. And not just spreading in. Yes, yes. And that's just a point that I thought we had to make. कीर्ति जी, हमारे पास और कितना समय है, तो उस रफ्तार से मैं आगे बढ़ूं या सबसे कहूं? Sorry, I can't hear you. I'm saying कि अब wind up की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि Right. तो since wind up की तरफ बढ़ना है, तो I think इसके बाद we have already said everything कि हाँ और सब directors थे और हम लोगों का काम चल रहा है. Anubha has recently directed कागज के गुब्बारे, which is a huge hit and it's a path-breaking production. So Anubha, why don't you just talk about your experience? के बारे में बीती बोलने को space के बारे में Anubha को. Please take over, say whatever you want to about it. बात ये कहनी है, सुनाई दे रहा है? मुझे एक बात ये कहनी है कि पदातिक की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है अनुभा जी, और ये बहुत गर्व की बात है. वी आर वेरी प्राउड कि हमारे पास अनुभा जैसी बहुत सुंदर और बहुत टैलेंटेड और डेडिकेटेड डायरेक्टर सब है. तो एंड पदातिक में अच्छा अनुभा, ये आपको अगर मेरी जरूरत हो तो बता देना, बस इतना ही कहना था. आप यू आर वेरी वेलकम इन पदातिक. मैं पदातिक से गई नहीं हूँ, पदातिक इज माय होम. तो एंड आई वाज जस्ट गोना से कि सबकी जरूरत हमेशा ही रहेगी. तो no, I just wanted to say a few things which I think if I could just mention them for Padatik and Shyamanand ji's work, and कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे या एक एक्टर नहीं थे, वो उन्होंने कलकत्ते शहर के थिएटर के लिए भी बहुत उनका योगदान रहा है. वो यंगस्टर्स को, यंग ग्रुप्स को जो पदातिक के बाहर जो शहर में काम करते थे, उनको वो बहुत इनकरेज करते थे. तब तक ये पदातिक PLT 1, पदातिक लिटिल थिएटर 1, पदातिक लिटिल थिएटर 2 बन चुका था, और एक छोटा कमरा और था जिसे हम कथक रूम के नाम से जानते थे. तीनों स्पेसेस में रिहर्सल्स होते थे, शोज होते थे. तो जब ये बड़ा वाला स्पेस हमारे पास बना, जो कि अभी हम एक पदातिक लिटिल थिएटर 2 के नाम से जानते हैं, 60 सीटर ब्लैक बॉक्स ऑडिटोरियम है, तो वो शहर में और जितने यंग थिएटर ग्रुप्स होते थे जो ऑडिटोरियम्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो श्यामानंद जी उनको वो जगह फ्री देते थे कि तुम आओ यहाँ थिएटर करो, मैं चाय समोसे खिलाऊंगा तुम्हारी ऑडियंस को, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें ऑडियंस लानी है अपना नाटक दिखाने के लिए. तो ये एक बहुत I think it is a very big contribution to you know the Calcutta theatre, to the city theatre groups, जो कि हम अभी भी continue कर रहे हैं एक बहुत minimal contribution में, और भी groups हमारा space use करते हैं. That's one thing. The other is of course you know that whole thing about कि वो proscenium से हटकर जो intimate space में काम करना उन्होंने शुरू किया कलकत्ते में. One of, I think, probably arguably one of the first few directors in Calcutta who started working in the intimate space, proscenium से निकल कर, जब छबिल दास वगैरह में काम हो रहा था, और शायद पहला private space, privately run space in a black box space, वो पदातिक रहा है. मुझे ये भी पता है कि जब जैसे जैसे समय बीतता गया, पदातिक इंटीमेट स्पेसेस के बारे में चर्चा होने लगी, जब ये बात फैलने लगी कि हाँ ये काम करता है, एक छोटे स्पेस में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जब थिएटर ग्रुप्स को ये समझ में आने लगा, और कलकत्ते शहर में जब और थिएटर ग्रुप्स ने अपने रिहर्सल स्पेसेस को, जिसमें कि मैंने कईयों को हेल्प किया कि वो उसको कन्वर्ट करे, जैसे रंगकर्मी हो गया, यू नो क्रिएटिव आर्ट्स है, पिकल फैक्ट्री रनन है, इन सबके स्पेसेस को जब हमने एक स्मॉल ब्लैक बॉक्स थिएटर में
तब्दील किया कि भाई खाली एक पदातिक ही क्यों, और भी ऐसे कई थिएटर्स की जरूरत है शहर में. So I know for a fact that Shyamanand ji visited every space which opened while he was around. और वो भर भर के उन्होंने लाइटें गिफ्ट की, उन्होंने ये गिफ्ट किया, ये शायद किसी को नहीं पता हो. माने कि वो अपनी तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की कि हर कोई जो ऐसा एक स्पेस खोलना चाहे कलकत्ते में, वो अपनी तरह से उनको कैसे एक सामर्थ कर सकें from his own side, which I thought was very, very generous of him. He never felt competition, from anybody, which I thought was so, magnificent. That's another thing. और उनसे मुझे ये भी सीख मिला, हालांकि I joined in 2002, 2001, 2002, और तब तक काफी पुराने एक्टर्स तब तक कम काम कर रहे थे वहां पर. तो एक तरह से अच्छा है क्योंकि मुझे इतना उनसे उनका समय मिल गया, तो काफी कुछ सीखने को एक कम समय में मुझे मिला उनसे. तो ये भी एक बड़ा कि हम खाली फेस्टिवल्स के लिए क्यों इंतजार, ये सारी चीजें आज भी इंडियन थिएटर में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज ग्रुप्स, कि कितने ही फेस्टिवल्स होते हैं और वो फेस्टिवल्स कितने ही ग्रुप्स को इनवाइट कर लेंगे, तो हम कहाँ तक अपना काम ले जा पाएंगे. तो उनसे ये हमने सीखा कि छोटे छोटे टूर्स बनाओ, अपने आप ही करो, चलो अपना काम लेकर चलते हैं, इसके लिए वेट नहीं करना है, उसके लिए इंतजार नहीं करना है. सो अ वेरी सेल्फ रिलायबल, सेल्फ सस्टेनेबल वे ऑफ वर्किंग is something that I think he has passed on. और वो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी उन्होंने शुरू किया था. पदातिक यूज्ड टू रन दैट इंटर स्कूल. तो ये बात हो चुकी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एजुकेशन में थिएटर को लेके जाना. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैज पास्ड ऑन इन, जैसे कि मामलू ने कहा, बिना ट्रेन किए उन्होंने बहुत कुछ ट्रेन हम सबको किया अलग अलग तरीके से. तो आफ्टर आई थिंक श्यामानंद जी, आफ्टर ही लेफ्ट, हमने कुछ चीजें जो शुरुआत की पदातिक में, जैसे इंटीमेट थिएटर फेस्टिवल, जहां हम शहर के छोटे छोटे ग्रुप्स को इनवाइट करते थे, और पदातिक में हम माउंट करते थे इंटीमेट थिएटर फेस्टिवल्स, सारे बंगाली ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स को लेकर, और जो भी उससे कलेक्शन होता था, वी वुड शेयर इट इक्वली अमंगस्ट ऑल द ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड. तो ये एक इंक्लूसिविटी जो मुझे, क्योंकि मैं काफी ग्रुप्स के साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे ये इंक्लूसिविटी कम देखने को मिलती है थिएटर ग्रुप्स में, कि आप उतने ही एक उदारता से सारी चीजों को, अपने रिसोर्सेस को, स्पेस को, क्रिएटिविटी को और ग्रुप्स के साथ शेयर करें. ये मुझे कम देखने को मिलता है. तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात लगती है कि पदातिक में ये एक प्रथा रही है. और हमने थियोरी बेस्ड क्लासेस भी शुरू किए हैं पिछले कुछ सालों में. एक बहुत, I think, two important things which we tried to start, वो पैंडेमिक के वजह से रुक भी गया. एक है कि विनय जी ने शुरू किया था श्यामानंद जालान SJNYT, प्ले राइटिंग को इनकरेज करना, उनके नाम पर, कि यंग प्ले राइट्स को हम एक जूरी से अवार्ड दे सकें, और ना कि सिर्फ अवार्ड दे, उस प्ले को हम माउंट करें पदातिक में, अंडर द पदातिक बैनर. वी आल्सो माउंट इट. सो दीज आर, आई थिंक, इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच ग्रुप्स शुड एनकरेज ओवरऑल इंडियन थिएटर में. जैसे हमें पता है कि राइटिंग, हमें लगता है कभी कि राइटिंग की अभाव है, नई राइटिंग का अभाव हम कभी कभी महसूस करते हैं, स्पेशली एज अ फीमेल थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर. डेफिनेटली फीमेल प्रोटैगनिस्ट के अराउंड, हालांकि अभी हो रहा है काफी राइटिंग. देन द अदर थिंग व्हिच वी स्टार्टेड वाज, व्हिच विनय जी एंड यामा जी एंड प्रतिभा अग्रवाल जी सब मिलके हम लोग ने नाट्यशोध संस्थान से आर्काइविंग मटेरियल को स्क्रीन करना शुरू किया पदातिक में फॉर फ्री, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख सके कि भारतवर्ष में कौन कौन से मेन प्रोडक्शंस रह चुके हैं. एंड दे वर नॉट ओनली, इनफैक्ट पदातिक के हमने कोई भी नाटक नहीं स्क्रीन किए. वी स्क्रीन्ड प्लेज ऑफ रुद्र बाबू, उषा जी, ऑल शाउली दी फ्रॉम कैलकाटा, बाहर से सत्यदेव दुबे, मैंने हर बड़े I must just butt in Yes. for a second here that this idea, however, came from Anubha. The idea and the entire coordination, so it really had nothing to do with me in the beginning. because जब मैंने join किया, like I said, इन लोग सब, I mean, I knew them, I knew of them,
बट सब काफी लोग निकल चुके थे और मुझे बड़ा ऐसा आई फेल्ट वेरी चीटेड, ऐसे कि मुझे क्यों नहीं ये एक्सपीरियंस मिला उन लोगों के साथ काम करने का, सब जितने पुराने एक्टर्स रह चुके हैं उनके साथ काम करने का, उनके साथ एक्सपीरियंस उनसे गेन करने का। तो मुझे लगता था कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि क्या काम हो चुका है थिएटर में, you know what all has happened till now in Indian theatre, in the theatre of Calcutta and in Padatik theatre. So for me, I think dissemination of archives and records is very important कि वो अगले generation तक भी पहुंच पाए। जो काम आप आज हम लोग कर रहे हैं, कीर्ति जी आप जो कर रही हैं, कि ये इसको डॉक्यूमेंट करना और फिर इसको अवेलेबल करना, डिसेमिनेट करना, ये एक बहुत हर चीज हमारे श्रुति मौखिक ही हमारी प्रथा रही है भारतवर्ष में, तो डॉक्यूमेंटेशन का हमारा उतना चलन नहीं रहा है, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स समथिंग दैट वी शुड डू। A couple of other things I just want to very quickly mention is ये जो फ्रीडम की बात, स्वाधीनता की बात, जब मैं ज्वाइन करी पदातिक, जब श्यामानंद जी ने मुझे बुलाया कि आओ यहाँ नाटक करो, it's very strange, but it was only after he left did I get to know कि उनकी उम्र क्या है, क्योंकि वो कभी उस तरह से संबोधित करने ही नहीं देते थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि वो बहुत so सीनियर, तो मैं क्या उनको बुलाऊं, अंकल, भैया, ताऊ जी, कुछ नहीं। ही सिंह अगर काम करना है साथ मिलके काम करो, सेम लेवल पे आके काम करो। ऑफ कोर्स जब डांटना रहता था तो डांट ही देते थे, बट दैट फ्रीडम कि मैं हैरान थी उनके जाने के बाद। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि उनकी उम्र क्या थी। तो ये वाद विवाद, संवाद, आलोचना, ये जगह जो उन्होंने बनाई थी कि आप कितने ही अंग क्यों ना हो, that there was never that hierarchy. That hierarchy was only understood in a basic regard that you had for everyone, but it was never a hierarchy which was imposed or demanded. जो कि I think that created that space in पदातिक कि हर किसी से तर्क कर सकता था किसी बात पर, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को एक्सप्लेन कर सकता था, रख सकता था सामने, उनसे झगड़ा कर सकता। मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था कि लहरों के राजहंस जब उन्होंने माउंट किया, उसके पहले मैं देखती थी कि टिकट क्यों नहीं है, हम कौन है, हम क्यों कर रहे हैं, हम टिकट क्यों नहीं रख रहे। तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था कि हमें शोज को टिकट करना चाहिए। फिर मैं जीती, हालांकि अल्टीमेटली वही जीते, उन्होंने टिकट रखे 20 रुपए की टिकट रखी, उन्होंने लहरों के राजहंस दिखाए 20 रुपए की टिकट रखे। तो आज 200 तक तो पहुंच गए हैं, सो ये तरक्की 200 तक पहुंच गए हम लोग। So I think we are getting late. So just to wind up, just these points I wanted to cover. Also, when he was unwell and he got back to directing Madhvi, I think that was a very, very trying period for everybody in the rehearsal room, and I'm sure for him as well. But I feel very fortunate that I've been able to sort of, hopefully we are able to carry these things forward. नहीं, एक चीज ऐड करें अनुभा कि उन नाटक के जब विनय ने भी होमेज किया और हम लोग रिक्रिएट कर रहे थे सीन्स, माधवी छोड़ो और भी आधे अरे भैया वो टोन वही की वही। जी, अपने को बड़ा महारथी मानते हैं ना कि हम बड़े अच्छे अभिनेता हैं, एक्सपीरियंस है। अब माथा मारो तो भी वही टोन निकल रही है। माधवी के साथ जब तुम्हारा किया और जब किया तो वही क्यों निकलता है यह आज तक, एंड सेम मूवमेंट्स, वही रिदम में मूवमेंट। जैसे कि किसी ने आपको, मैंने जैसे विनय पहले कह रहा था ना कि हर के पीछे कारण खोजना मूवमेंट के, तो लगता है कि ये पूरी चीज एक टाइट कोरियोग्राफी थी, इंक्लूडिंग योर इनंसिएशन, तुम्हारी वॉइस की क्वालिटी। ये बड़ी गजब की बात होती है, which is very seldom which happens, which I experienced with Shaman and which you have. We have talked a lot. मैंने to wind up, to I think we should just try and wind up in 2-3 minutes. So I just दो चार चीजें अगर कह दें wind up करने के पहले, that is simply this, that 2010 तक हम पहुंच गए हैं। जो अभी बातें हो रही थी, where श्याम भैया left us, and the thing that perhaps not everybody knows is कि ये homage production जो किया गया, उसके लिए actors came
from across India and also from outside India, just so that they could all come together to recreate scenes from the plays that they had done with that man. I don't know how many times this has happened in the history of theatre, or how many times it will happen again, but it was a time that brought us all together in a way, even though we knew that a lot of us would leave after the event and go to their respective cities and countries. But it brought us all together in a way which has kept us strong and together till now. And it's also the reason जिसकी वजह से कि हम जो भी काम कर रहे हैं, एक तरह से हम अपनी दिशा भी खोज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक दिशा जो हमें दे गई है, वो दिशा ऐसी है जिसमें आप हर तरफ जा सकते हैं. ऐसा नहीं है, कोई किसी चीज की मनाही नहीं है. So what he has left us with, and what as artistic director जो भी कह लें of the group at this moment, although ultimately we are all really co-workers in this space, but what he has left and what I am taking on with everybody is two things. One is everyone to have an independence of voice, no matter what you are doing in the theater, how you are doing it in the theater. किसी और outside influence से दबना नहीं है. And the second is the freedom to fail. These are the two things which I want to leave today with, because this is what is helping us move on in the theater with complete joy. And I think that's a huge thing to have in the theater and carry on with us as his legacy. Yes, thank you for saying that, Vinay. I just want one tiny anecdote. When we were doing Lehero Ke Rajhans, there was a new actress जो कि पहली बार एक्टिंग कर रही थी. मोहन राकेश का टेक्स्ट, और जैसे कि पहले भी लोगों ने मेंशन किया है, उसने चलती दौरान बिल्कुल प्रीमियर ओपनिंग शो में उनको कहना था क्या नंद ने दीक्षा ले ली. She fell, and उस that moment she just never got till the last rehearsal, you know. उससे हो ही नहीं रहा था. शो वाले दिन she fell on her knees and she said, "Oh my God, नंद ने दीक्षा ले ली." And you know, everybody was in raptures. मैं सो रही थी as सुंदरी, मैंने एक आंख खोल के श्यामानंद जी को देखा कि उनका क्या रिएक्शन है. And to my absolute shock, he was laughing away loudly. And I asked him later on कि as a director क्या आपको गुस्सा नहीं चढ़ा उस समय? He said not at all, because now that moment has become hers. So that what Vinay said, you know, that space to fail and fail with complete joy and to watch you rise up again is definitely something that even I have seen at Padatik. So on that note, I think all of us should thank Kirti ji for coming here and being able to just say, and thank you for being so patient with us, all of you. Thank you. Absolutely lovely, because the kind of memories that you have shared, we've really got to know Padatik up close, you know, sort of, while we knew a lot of things about Shyamanand ji and his work, but the experience that you have shared of working and the camaraderie between all of you, it really throws very important light on how this group has grown and how it has. I must say that even as outsiders, outside Calcutta, we do notice that a lot of groups who have been there before Padatik and are continuing have not grown in terms of their theatre language. But one sees that the work in Padatik grows, and that is to do with openness. वो खुलापन जो है, वो उदारता जो है, वो कहाँ आपके अपने काम को बदलती है, ये बहुत बहुत जरूरी है, और वो हमको दिखाई देता है. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और ये सब हमारे साथ शेयर किया. हमारी ये पूरी सीरीज जो है रंग स्मरण की, ये YouTube पर अवेलेबल है. आप नटरंग प्रतिष्ठान के पेज पर अगर जाएं, ये वाला कार्यक्रम भी हम रिकॉर्ड करके, जो रिकॉर्ड हुआ है वो उस पर डालेंगे इस हफ्ते के अंदर ही शायद, पर जरूर देखें. उसमें और भी बहुत से संवाद रंगकर्मियों के साथ हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे, जो हम पिछले पूरे साल कोविड के दौरान हर हफ्ते एक नया कार्यक्रम उस पर डालते थे. तो नटरंग के जितने अपने कार्यक्रम हैं इस तरह के संवाद के, वो उस पर हैं. आप लोग जाएं और जरूर देखें.
और आगे भी हमारे ये रंग स्मरण के और एपिसोड होंगे, तो हम चाहेंगे, अब जैसे एक 16 तारीख को है रंग कर्मी के साथ, तो हम चाहेंगे कि आप लोग आए, हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे आपको उसकी डिटेल्स। और बहुत बहुत शुक्रिया नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आप सबका कि आप इसमें जुड़े। शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you. बहुत Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू।